आज हम लोग पढ़ेंगे गुणक को प्रभावित करने वाले घटक एवं गुणक की आलोचनाएं। अब तक हमने गुणक का व्युत्पन्न कैसे किया जाता है, स्थैतिक गुणक क्या होता है, प्रायोगिक गुणक क्या होता है और गुणक के 4 प्रकार बैलेंस बजट मल्टीप्लेयर, टैक्स मल्टीप्लेयर, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लेयर और फॉरेन मल्टीप्लेयर, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि गुणक को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है, या गुणक का रिसाव भी कह सकते हैं इसको, लीकेजेज ऑफ गुणक के नाम से भी अपन इसको पढ़ सकते हैं, या लिमिटेशंस ऑफ मल्टीप्लेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो घटक है वो है बचत एवं संग्रह की मात्रा। यदि बचत की मात्रा अधिक होगी तो उपभोग की मात्रा कम होगी, और जब उपभोग की मात्रा कम होती है तो गुणक का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि लोग अपने पास नगद राशि रखते हैं जिससे वे कोई उपयोग नहीं करते हैं और बचत कर लेते हैं तो गुणक की मात्रा कम होगी। इस प्रकार लोगों की तरलता पसंदगी बढ़ने से गुणक कमजोर पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धि दर की रफ्तार को कम कर सकता है। दूसरा, अगर व्यक्ति के पास आय होती है और उस आय से वो पूर्व के कर्जों को चुकाता है तो भी गुणक का मूल्य कम हो जाएगा। यदि लोगों द्वारा प्राप्त आमदनी को पुराने कर्जों को चुकाने में खर्च किया जाता है तो उपभोग खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उपभोग खर्च कम होने के फलस्वरूप गुणक का मूल्य जो होगा वो कम होगा। इसके विपरीत यदि कभी पुरानी उधार दी हुई राशि को पुनः अगर हम खर्च करते हैं तो उपभोग बढ़ने का अवसर मिलता है, और जब उपभोग बढ़ेगा तो गुणक की मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए लोग अपनी अल्प बचत को एक निश्चित अवधि के बाद मिलने से उपभोग बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे कि गुणक ऊंचा हो सकता है। दो चीज़ें हैं, अगर हम इस समय की आय से पूर्व कर्जों को चुकाते हैं तो गुणक का मूल्य कम होगा। अगर हम पहले की बचत को इस समय अपन खर्च करते हैं तो उससे गुणक का मूल्य बढ़ने का अवसर उत्पन्न होता है। तीसरा मुख्य घटक है निर्यातों और आयातों से। विदेशी व्यापार की मात्रा यानी निर्यात व आयात की मात्रा का भी गुणक पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हमने अभी फॉरेन मल्टीप्लेयर के अंदर देखा था, विदेशी व्यापार गुणक के अंदर देखा था। निर्यात से विदेशी मांग की पूर्ति करते हैं जिससे कि गुणक बढ़ता है, क्योंकि निर्यात से हमें क्या प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी, आय की राशि प्राप्त होगी, और आय से राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ने से उपभोग का स्तर बढ़ेगा। इस प्रकार से निर्यात जो है वो गुणक के मूल्य को बढ़ाते हैं। दूसरा होता है आयात। आयात से गुणक का मूल्य घटता है। क्यों? क्योंकि जो विदेशों से हमने आयात प्राप्त किया है उसके बदले में हमें उनको भुगतान करना पड़ता है। उनको भुगतान करता है तो भुगतान करने से हमारी राष्ट्रीय आय में जो खर्च योग्य आय होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब खर्च योग्य आय कम होगी तो गुणक का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्यात से विदेशी मांग की पूर्ति करते हैं जिससे गुणक बढ़ता है, और आयात से गुणक घटता है। जब कभी निर्यातों से आयात अधिक होते हैं तब उस सीमा तक गुणक में नीचे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उपभोग पदार्थों की उपलब्धि। जब आमदनी खर्च की जाती है तो पर्याप्त मात्रा में उपभोग वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। यदि उनका अभाव होगा तो गुणक की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए गुणक की प्रक्रिया को लागू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। गुणक की अवधि। गुणक की मात्रा गुणक की अवधि पर भी निर्भर करती है। गुणक की मात्रा सर्वाधिक तब होगी जब प्राप्त आमदनी शीघ्र खर्च कर दी जाए। जितनी बार आय को ज़्यादा खर्च किया जाएगा, यानी सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ मनी जितना ज़्यादा होगा उतना ही गुणक का मान क्या होगा, अधिक होगा। शीघ्र सभी समायोजन संभव हो जाते हैं। यदि प्राप्त आय व खर्च में समय का अंतराल पाया जाता है तो गुणक की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अंतराल जितना अधिक होगा गुणक की मात्रा उतनी ही कम होगी, और इसका अधिक जो स्पष्टीकरण है वो हमने प्रायोगिक गुणक के अंदर देखा है। देश की रोजगार की अवस्था।
यदि देश में उत्पादन के कुछ साधन बेकार पड़े हैं अवस्था में पाए जाते हैं तो निवेश बढ़ने से उत्पादन, उपभोग व आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में उपभोग व निवेश एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, जिससे कि गुणक की मात्रा ऊंची रहती है। लेकिन पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त करने पर अथवा उसके समीप पहुंच जाने पर निवेश के बढ़ने से उत्पादन नहीं बढ़ पाता है, जिससे कि उपभोग को बढ़ाना भी कठिन हो जाता है। इस स्थिति में केवल वस्तुओं की कीमतें ही बढ़ने लगती है। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति में उपभोग और निवेश परस्पर प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, जिससे कि गुणक की मात्रा व प्रभाव दोनों घट जाते हैं। सरकारी व्यय व करों का प्रभाव, ये हमने वैसे भी टैक्स मल्टीप्लायर और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के अंदर देखा है। सरकारी व्यय एवं करों का गुणक पर प्रभाव पड़ता है। यदि सरकारी व्यय का आमदनी पर प्रभाव पड़ता है तो निजी निवेश का पड़ता है। इससे आमदनी गुणक की मात्रा के अनुसार बढ़ती है, लेकिन करारोपण से गुणक की आय की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि इससे व्यय योग्य आय में क्या होती है, कमी आती है। इसके अलावा जो गुणक को प्रभावित, ये सारे घटक जो हैं वो गुणक को प्रभावित करते हैं। और देश में रोजगार की स्थिति, उपभोग की स्थिति, ये सब चीज़ें इसको प्रभावित करती है। गुणक की आलोचना क्या हो सकती है? मुख्य रूप से गुणक की आलोचना में किन्स ने जो बताया था वो स्थैतिक गुणक के बारे में बताया था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री अब प्रायोगिक गुणक पर जोर देते हैं, क्योंकि समय अवधि का इसके अंदर विशेष प्रभाव देखा गया। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर ट्रांजैक्शंस जल्दी होते हैं, सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की खरीद होगी और उससे गुणक का मान जो होगा वो बढ़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि गुणक का अकेले का प्रभाव नहीं होता है, बल्कि गुणक और त्वरक दोनों मिलकर के उनका सम्मिलित प्रभाव होता है, जिसे कि हम लोग सुपर मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार गुणक में निवेश का प्रभाव और उपभोग ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार त्वरक में आय व उपभोग के परिवर्तन का प्रभाव निवेश पर ज्ञात किया जाता है। तो गुणक स्वचालित निवेश के प्रभाव पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रेरित निवेश जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसमें और कुछ चीज़ें जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, और अब ये गुणक का चैप्टर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।